अगले बाबू तोताराम। बाबू तोताराम ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। बीए पास करके ये हेडमास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारत तेंदु जी खड़े हुए थे, उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। इन्होंने भाषा संवर्धिनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्रिका के लेखकों में थे। उनमें कीर्ति केतु नाम का एक नाटक भी निकाला था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे केटो कृतांत नाटक, अंग्रेजी का अनुवाद, स्त्री सुबोधिनी भाषा इनकी साधारण अर्थात विशेषता रहित है। इनके कार्तिकेय नाटक का एक भाषण देखिए। यह कौन जानता, परंतु इस नीच संसार के आगे कार्तिकेतु बेचारे की क्या चलती है, जो पराधीन होने ही से प्रसन्न रहता है और शिशुमार की शरण जा गिरने का जिसे चाव है। हमारा पिता अतिपुर में बैठा हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा बनाए हैं। नवपुर की निबल सेना और एक रीति थोथी सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई है, वह उसके संग है ईश्वर। भारत तेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में योग देने वालों में नीचे लिखे महानुभाव विशेष उल्लेख योग्य है। 8वें पंडित केशवराम भट्ट। पंडित केशवराम भट्ट जी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। इनका जन्म संवत 1911 में और मृत्यु संवत 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जाद, सुम्बुल और शमशाद शोषण नामक 2 नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि वे वर्तमान जीवन को लेकर लिखे गए। इनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, लुटेरे, लफंगे, मुकदमेबाज, मारपीट करने वाले, रुपया हजम करने वाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए हैं। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। अगले हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी। पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म वृंदावन में संवत 1915 में हुआ है। मृत्यु संवत 1982 दिसंबर सन 1925 में हुई। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जागे थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। अनेक सभा समाजों में सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए थे और उसके पक्ष में हिंदू बांधव में कई लेख भी लिखे थे। भाषा इनकी गठी हुई होती थी। इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई के अर्पण। इनमें सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक के नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने बिरजा, जावित्री और मृणमयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा में किए हैं। अगले पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी का जन्म संवत 1915 और मृत्यु संवत 1957 में हुई।
ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी विहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। गद्य रचना का भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने के स्थान पर ये इन्ने उन्ने लिखते थे। ब्रज भाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था में ही करते थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललिता नाटक लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु रखी गई है। अगले पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इसके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामलदान जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। पंडित भीमसेन शर्मा ये पहले स्वामी दयानंद जी के दाहिने हाथ थे। संवत 1940 से 1942 के बीच इन्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखी और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाषा में भी निकाले। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मार्मिक पत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिफारिश को सिफारिश, चश्मा को चश्मा, शिकायत को शिक्षा यत्न इत्यादि। अगले काशीनाथ खत्री। इनका जन्म संवत 1906 में आगरे के मायथान मोहल्ले में और परलोकवास सिरसा जिला इलाहाबाद में। यहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अंतिम दिनों में आकर बस गए थे। संवत 1948 9 जनवरी 1891 में हुआ। कुछ दिन गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की और उनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्यिक कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं। ये 3 पुस्तकें उल्लेखनीय हैं: ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक। 3 ऐतिहासिक रूपक और 3 बाल विधवा संताप नाटक। 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो है सिंध देश की राजकुमारियाँ, जो सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना लेकर लिखा गया है। दूसरी है गुन्नौर की रानी, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पुराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत है। तीसरा है लव-जी का स्वप्न, जो रघुवंश की एक कथा के आधार पर है। काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक थे। इन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आख्यानों, लैम्बकृत का अनुवाद, नित्योपदेश, ब्लेकी के सेल्फ कल्चर का अनुवाद, देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजनीति, दादा भाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद, भारत त्रिकालिक दशा, कर्नल
अलकाट के व्याख्यान का अनुवाद इत्यादि। अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र, यूरोपियन धर्मशिला स्त्रियों के चरित्र, मातृभाषा की उन्नति किस विधि करने योग्य है इत्यादि अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और लेख लिखे। राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म संवत 1922 और मृत्यु संवत 1964 में हुई। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप पूरा किया था। इन्होंने पहल दुखिनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्री मिलान, बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर हुई है। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ था। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ। भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के सांचे में ढले हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमत्कारपूर्ण नहीं पर पात्र और अवसर के सर्वथा उपयुक्त हैं। उनमें कहीं कहीं ओज भी पूरा है। वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इन नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटनीतियों के रूप में प्रदर्शित है। यह बातें चाहे कुछ लोगों को पसंद न हो। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निसाय हिंदू नामक एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं, जैसे स्वर्णलता, मरता क्या न करता। अगले हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। जन्म संवत 1908 और मृत्यु 1961। ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों में रहे। हिंदी का प्रेम इनमें अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ते से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया था। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी को संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा न हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके लिए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले। अगले हैं फ्रेडरिक पिंकार्ट। इनका उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। उन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं। पहली बाल दीपक 4 भाग नागरी और कैथी अक्षरों में, दूसरी विक्टोरिया चरित्र। ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिया जाता है लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली न होने पाए, बिगड़े नहीं, और अब उसे खोलो, चौकसाही से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर ना फट न जावे। विक्टोरिया चरित्र 136 पन्नों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार हैं। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक प्रश्न में वे लिखते हैं, आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया है। देखो 80 वर्ष हुए बंगाली भाषा गिरी अपभ्रंश भाषा थी।
निर्भ्रंश भाषा थी। पहले पहल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थी, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दोनों में पंडित लोगों हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावे। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में 1000 बरस तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं। उस फारसी बातों की भाषा से निकाल देना असंभव है, इसलिए उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने बाबू कार्तिक प्रसाद को लिखा, वह कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के जुल्म की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजी, जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज़्यादा है जितना मैंने सुना था। जब मैंने पक्का इरादा कर लिया कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसे ही ना हो जाए जैसे कि हमारे इंग्लिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा ना छोड़ूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिंकाट साहब ने ब्रजभाषा पद्य में लिखी थी, जो नीचे दी जाती हैं। बेस बंस अवतंस श्री बाबू हरिश्चंद्र जू, क्षीर नीर कलहंस टुक उत्तर लिखी देव मोहू, पर उपकार में उदार अवनी में एक, भाषत अनेक यह राजा हरि चंद है, विभव बड़ाई वपु वसन विलास लकी, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिश्चंद है, चंद वेसो अमीय आनंद कर आरत को, कहत कविंद यह भारत को चंद है, कैसे अब देखें को बतावे यह कहाँ पावे, हाय कैसे वहाँ आवे हम कोई मतिमंद है। श्रीयुत सकल कविंद कुलनोत बाबू हरिचंद, भारत हृदय सतार नभ, उदय रहो जनुचंद। प्रचार कार्य। भारतेंदु के समय से साहित्यिक निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के सम्यक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी। इससे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने इस संबंध में कई पैम्फलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बोलियों में बड़ी भारी सभा हुई थी, जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कौशल। इसी प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का राग अलापते फिरते थे। कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के लिए सभाएं स्थापित हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की भाषा संवर्धिनी सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा सन 1884 में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे बहुत कुछ शक्ति
प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी। भारत तेंदु के अस्त होने के उपरांत जो जो हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नव शिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इससे प्राण स्वरूप स्थिर होकर बराबर इसे अनेक बड़े उद्योगों में तत्पर रहते रहे। इसके प्रथम सभापति भारत तेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास, इसके सहायकों में भारत तेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र, M.A. खड़ग विलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। कई सभा के उद्देश्य को हुए नागरी अक्षरों के प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। उक्त दो उद्देश्यों में यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पहले कह आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरिक का प्रवेश न होने से नवशिक्षितों में हिंदी पढ़ने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन से पूरा साहित्य नहीं बना रहने पाता था। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साहित हो जाते थे और लेखक भी ऐसी परिस्थितियों में नागरी प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं। बाबू हरिश्चंद्र इस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छपा करते थे और जगह जगह घूमकर वक्तृता दिखा करते थे। यह हम पहले कह आए हैं। वे जब बलिया में हिंदी प्रेम कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए थे, तब कई दिनों तक बड़ी धूम रही। हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र के अभिनय में भी हुए थे। देवाक्षर चरित्र पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन था, जिसमें उर्दू लिपियों की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। भारत तेंदु के अस्त होने पर के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे और मुदर्रिसी करते थे। अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री कर दी और आप सन्यासी होकर नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लिए चारों ओर घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से ना जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले। शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश इन्हीं का है। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता, वहाँ पंडित गौरी दत्त लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरिक का झंडा हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर प्रणाम, जयराम आदि के स्थान पर लोग इनसे जय नागरिक ही की कहा करते थे। इन्होंने संवत 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल को भेजा था।
नागरी परिचालनी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई हुई नागरी के उद्धार के उद्योग में लग गई। 1952 में जब इस प्रदेश के छोटे लॉर्ड सर एंटनी पीछे लॉर्ड मैकडॉनल्ड काशी में आए, तब सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों में नागरिक को दूर रखने से जनता की जो कठिनाइयाँ हो रही थी और शिक्षा के सम्यक प्रचार में जो बाधाएं पड़ रही थी, इन्हें सामने रखा। जब इन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया, तब से बराबर सभा व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जनता के उत्साह को जागृत करती रही। ना जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएं स्थापित हुई। संवत 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन, जिसमें अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह मांडा के राजा राम प्रसाद सिंह, आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह, डॉक्टर सुंदरलाल और पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे अन्य और प्रतिष्ठित लोग थेलाट साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल अर्पित किया। उक्त मेमोरियल की सफलता के लिए कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया था, यह बहुत लोगों को स्मरण होगा। सभा की ओर से ना जाने कितने सज्जन सब नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिए भेजे गए, जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इस आंदोलन के प्रथम नायक देश पूज्य श्रीमान पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। इन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक, जिसमें नागरिक को दूर कर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा थी, लिखकर प्रकाशित की। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए इस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर हिंदी प्रेमियों की सामान्य आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले ही वर्ष नागरीदास का जीवन चरित्र नामक जो लेख पढ़ा गया, वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोक जिज्ञासा का पता देता है। हिंदी के पुराने कवियों का कुछ इतिवृत्त संग्रह पहले पहल संवत 1896 में गारसादा तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में किया। फिर संवत 1940 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में किया। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता डॉक्टर अबसर ग्रियर्सन ने संवत 1946 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित किया। कवियों का व्रत भी साहित्य का एक अंग है, अतः सभा ने आगे चलकर हिंदी पुस्तकों की खोज का काम भी अपने हाथ में लिया, जिससे बहुत से गुप्त और अप्रकाशित रत्नों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृतांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी। संवत 1956 में सभा को गवर्नमेंट से 400 रुपये वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, त्यों-त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया। इसी खोज का फल है कि आज कई सौ कवियों की कृति का परिचय हमें प्राप्त है, जिसका पहले पता न था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी बातों की नई जानकारियाँ भी हुई है। सभा की ग्रंथमाला में कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे प्रकाशित ग्रंथ छपे। सारांश यह है कि इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई, जिसकी सहायता से दो एक अच्छे कविवृत्त संग्रह भी हिंदी में निकले। हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार भी अब लोगों के चित्त में उठ रहा था, पर बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत
1963 में सभा ने वैज्ञानिक कोश प्रकाशित किया। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखकर प्रकाशित करने का काम तो तब से अब तक बराबर चल ही रहा है। स्थापना के 3 वर्ष पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका नागरिक प्रचारिणी पत्रिका निकाली, जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ ही से निकलने लगे थे। और तो आज भी साहित्य से संबंध रखने वाले अनुसंधान और पर्यालोचन का उद्देश्य रखकर चल रही हैं। छत्रप्रकाश, सुजानचरित, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जायसी, भूषण देव ऐसे प्रसिद्ध कवियों की ग्रंथावलियों के भी बहुत सुंदर संस्मरण सभा के निकाले हैं। मनोरंजन पुस्तक माला में 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हैं। हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण कथाकोश हिंदी शब्दसार इस सभा के चिरस्थायी कार्यों में गिने जाएंगे। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की तीनों अवस्थाएं देखी हैं। जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय भारत तेंदु द्वारा प्रवर्तित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चली आ रही है। वह प्रचार काल था। नागरी अक्षरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधाएं थीं। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं भी मिल जाएगी जैसे श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की नागरी तेरी यह दशा, नूतन हिंदी साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हंसता खेलता सामने आया था, भारत तेंदु के सहयोगी लेखकों का वह मंडल जिस जोश और जिंदा दिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे हर घर संभालने की चिंता और व्यग्रता के कुछ चिन्ह हिंदी सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारत तेंदु जी के सहयोगी अपने ढर्रे पर कुछ न कुछ लिखते तो न जा रहे थे, पर उनमें वह तत्परता और उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्यिक सेवा ग्रहण की थी, वे भी अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति परखते हुए अपने कार्य में तत्पर दिखाई देते थे। इसके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे। यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था, जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए।